नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को जैसे कि विदित है MGCI परिवार डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से IMP क्वेश्चन सीरीज चला रहा है। उसी कड़ी में आज हम पशु आहार अर्थात एनिमल फीडिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, बिना विलंब के हम स्टार्ट करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो हम बात करेंगे इसी IMP क्वेश्चन सीरीज की अगली कड़ी में एनिमल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हम बात करने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण जो चीज हमारे सामने निकल कर आती है आहार अर्थात राशन, या जिसे हम फीडिंग भी कह सकते हैं। तो हमारे सामने जो पहला शब्द निकल कर आ रहा है प्यारे बच्चों, जिसे हम कहेंगे आहार, को या तो हम फीडिंग भी कह सकते हैं या इसी को हम राशन भी कहते हैं। और ध्यान रहे, जब भी पशुपालन में आहार या फीडिंग की बात हो तो यह प्यारे बच्चों हमेशा कितने आवर्स के लिए दिया जाता है? तो 24 आवर्स के लिए, 24 घंटे के लिए दिया जाता है। इस बात को भली भांति हमें याद रखना है कि पशु आहार की जब भी बात होगी, वह बहुत बेसिक बात बता रहा हूं मैं कि पशु का जब भी आहार की गणना की जाती है 24 घंटे अर्थात एक दिन के लिए किया जाता है। इस पॉइंट को आपको हमेशा याद रखना है। दूसरी चीज कि जब भी आहार दिया जाता है तो अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट अर्थात किसके आधार पर? शरीर भार के आधार पर दिया जाता है। तो ये दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके अलावा और किसके आधार पर दे सकते हैं? अगर कोई पशु प्रोडक्शन कर रहा है, जैसे गाय भैंस की हम बात करें तो दुग्ध उत्पादन, तो उनको हम बोल सकते हैं मिल्क प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए अर्थात दुग्ध उत्पादन के लिए भी हम बात कर सकते हैं। तो अगर हम भेड़ बकरी की बात करें तो भेड़ से हमें ऊन मिलता है, तो ऊन के लिए, तो सबके लिए अपने अपने अकॉर्डिंग जो जिस काम का उत्पादन करेगा उसके हिसाब से हम उसको आहार खिलाते हैं। ये बात आपको क्लियर कट माइंड में होना चाहिए। दूसरी बात, पशु शरीर का भी एक रासायनिक संगठन होता है। जैसे हम वयस्क पशु की बात करें तो 56 से 58% पानी होना चाहिए, प्रोटीन, वसा, लिपिड, ये हमने पूरा डिटेल पढ़ रखा है। इसी तरह से इन सारे चीजों को आगे जब हम बढ़ाते हैं तो यह भी पता चलता है कि पशु आहार में कुल 6 तत्व आवश्यक है, जिसमें हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, मिनरल्स, इन सब की बात करते हैं। जैसे हम मुख्य तौर पर मोटे मोटे तौर पर अगर देखें कि भैया हमें बात करनी है, ठीक है, मान लीजिए हमें बात करनी है एनिमल फीडिंग में या पशु आहार के अवयवों की, ठीक है। तो पशु को जो हम आहार देते हैं, ठीक है, पशु को हम क्या देते हैं बच्चा? आहार देते हैं। तो पशु आहार में हम जो अवयव देंगे, ठीक है, अगर हम उन अवयव की बात करें तो पशु आहार में अगर हम बच्चों अवयव की बात करें तो उसे हम कुल 6 अवयव देते हैं, जिसमें से हम मूलतः पहली बात करें तो पानी। तो पानी का मुख्य कार्य है ताप नियंत्रण, याद रखना, ठीक है। मैं मेन काम आपको बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसलिए दूसरी चीज हम नहीं बात करेंगे। पानी के बाद प्रोटीन की हम बात करें तो यह पशु शरीर में मरम्मत का काम करता है, ठीक है। ऊतकों की टूट फूट हो गई तो मरम्मत का काम करता है। तीसरी अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट मूलतः पशुओं के लिए ऊर्जावान होता है, ऊर्जा का स्रोत होता है, मूलतः ऊर्जा का स्रोत होता है, ठीक है। चलिए फिर हम बात करें वसा की, तो वसा क्या करती है? आपातकालीन परिस्थितियों में, ठीक है, आपातकालीन स्थिति में यह भी ऊर्जा देती है, ठीक, यह भी क्या देती है बेटा? ऊर्जा देती है, ठीक है। तो पानी हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया। विटामिन की हम बात करें अगर तो बी और सी जल में घुलते हैं, एडेक वसा में विलय, ये सारी हम बात करते हैं। फिर नंबर 6 पर अगर हम देखें तो मिनरल्स या खनिज, यह भी पशु शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये मूलतः 6 अवयव है, इनके इर्द गिर्द पूरा पशु आहार गति करता है बच्चों। तो हमें इनके बारे में सारी बातें देखना है, समझना है, ठीक है। तो इनको हम मूल कार्य हमने देख लिए और इन्हीं से लगभग संभवतः प्रश्न आता है। अगर इन कार्यों पर बात करें, इन अवयवों पर बात करें, तो बेटा जो अगला प्रश्न हमारे आते हैं वो इन्हीं पर बेस्ड आते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सब आहार की बात हुई भैया, आगे बढ़ते हैं। इन सारी बातों के बाद अगर हम देखें तो हमारे सामने कुछ और बातें निकल कर आएगी और उसी के आधार पर हमारे क्या बनते हैं? प्रश्न बनते हैं। तो आओ आगे जो आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं, जो कि एनिमल फीडिंग, पशु आहार
से निकलकर हमारे सामने आएंगे। तो ये सारी महत्वपूर्ण बेसिक सी बातें थी जो कि हम पूरे लेक्चर में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल हमें इंपॉर्टेंट चीजें देखना बेटा, ठीक है। तो इससे जो बनने वाले प्रश्न है अगर हम उसकी बात करें तो पहला हमारे सामने जो खूबसूरत सा प्रश्न आ रहा है वो यह है कि राशन का क्या तात्पर्य है भैया, ठीक है। प्रश्न आ रहा है कि राशन जो शब्द है इसका क्या तात्पर्य है। तो सीधी सी बात है, सारे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, जहां में 24 आवर दिखेगा हम उसकी बात करेंगे। 24 आवर्स के लिए दिया जाने वाला भरण पोषण को दिए जाने वाला चारा ये क्या कहलाता है, राशन कहलाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सी ऑप्शन, इफ इज अलाउंस फीड गिवन टू एनिमल फॉर ए पीरियड ऑफ 24 आवर्स। तो 24 आवर्स के लिए जो दिया जाएगा वही राशन या पशु आहार की श्रेणी में आएगा। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी, ठीक है बच्चों। चलिए आगे हम बढ़े। अगर हम आगे बात करें तो अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत शानदार सा प्रश्न है ये, ठीक है। इसमें हमने ये सारी बातें जो अभी करी थी प्रीवियस में वो सारी बातें बेटा इसमें कवर हो गई। चलो आ जाओ आगे अब बढ़ते। अगर हम अगले प्रश्न पे बात करें तो अगला प्रश्न हम देखेंगे इसी आहार से संबंधित, जो कि हमारे लिए क्या होगा बच्चों, महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। चलिए, प्रारंभिक आहार में सबसे अधिक क्या पाया जाता है। अब देखो बच्चों, प्रारंभिक आहार की बात हो रही, मतलब स्टार्टर राशन की हम बात कर रहे हैं। प्रारंभिक आहार तो उसमें होता है प्रोटीन की अधिकता। किसकी अधिकता होगी बच्चों, प्रोटीन की, ठीक है। जब भी हम प्रारंभिक आहार की बात करेंगे तो उसमें क्या अधिक होगा, प्रोटीन। क्योंकि जो बछड़ा है, बछिया है, ग्रोथ कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, तो वृद्धि करने वाले पशु के आहार में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होना चाहिए, तो ग्रोथ करने वाले, यूं कहे कि वृद्धि करने वाले बछिया के आहार में प्रोटीन की आवश्यकता होगी। तो आरंभिक आहार लिखा है, प्रारंभिक आहार लिखा है, स्टार्टर फीड लिखा है, कितना होना चाहिए, तो 20% से 23% तक हो सकता है। और इस पर भी एक आधारित हम प्रश्न आगे देखेंगे। चलो, तो ये बात हो गई, इस तरह का प्रश्न आया है भैया, तो हमें ये भी ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। तो प्रारंभिक आहार या स्टार्टर राशन की हम बात करें तो वह उस आहार में अगर हम देखें क्या अधिक होना चाहिए, तो उस आहार में प्रोटीन अधिक होना चाहिए। जैसे कि ये प्रश्न आ ही गया उससे संबंधित कि भैया काफ स्टार्टर की अगर हम बात करें, ठीक है, चलो आ जाओ, काफ स्टार्टर की अगर हम बात करें कि काफ स्टार्टर में, ठीक है, क्या अधिक है, तो काफ स्टार्टर की बात हुई, मतलब छोटे बच्चे की बात हो रही है कि राशन में क्या होना चाहिए। तो फालतू की बातें पढ़ने का समय नहीं अपने पास, अपन तो काम की बात देखेंगे। इसमें भैया 20 से 30% डीसीपी होना चाहिए और 70 से 75% टीडीएन होना चाहिए, जैसा कि हमें डी ऑप्शन में दिख रहा है। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक आरंभक आहार की बात करें, स्टार्टर राशन की बात करें, जो बछड़ा वृद्धि कर रहा है उसको शरीर में नई कोशिकाएं बन रही है, कोशिका विभाजन तीव्र हो रहा है, इसलिए प्रोटीन की आवश्यकता ज्यादा होगी। और यहाँ पर हम देखें तो सबसे ज्यादा प्रोटीन जिस ऑप्शन में है वो भी एक तरीके से आप जजमेंट लगा सकते हो। और पशु के काफ स्टार्टर की बात हुई है बेटा, वो स्टार्ट कर रहा है जीवन को, तो ज्यादा उसको एनर्जी की आवश्यकता है, इसलिए उसके आहार में डीसीपी होता है 20 to 23% और टीडीएन होता है 70 to 75%। आई होप बेटा आपको सारी चीज क्लियर हो गई होगी। चलो, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न था काफ स्टार्टर से रिलेटेड, जिसके बारे में हमने यहाँ पर बहुत अच्छी बातें, संबंधित बातें सब देख लिए। तो आपको ये प्रश्न क्लियर हो गया बेटा, काफ स्टार्टर मतलब नवजात बछड़े को दिए जाने वाला आहार है, ठीक है बच्चों। चलिए आओ आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक जानवर की राशन की गणना करने हेतु निम्न की आवश्यकता होती है। अगर आप किसी पशु को आहार खिलाने जा रहे हो तो क्या पैरामीटर्स रहेंगे, क्या आधार बिंदु रहेंगे, उसके हिसाब से हम पशु के लिए आहार के पैमाने तय कर पाए। तो शरीर भार, बिल्कुल बॉडी वेट तो होगा ही होगा, जैसे कि यहाँ पर ये बोल रहा है कि बॉडी वेट तो बिल्कुल होगा भैया, बॉडी वेट जानवर का भार होगा, बॉडी वेट सही है। दुग्धावस्था काल उत्पादन कर रहा है तो बिल्कुल होगा, लेकिन गर्भावस्था को कभी भी प्रत्येक जानवर के लिए नहीं होगा, क्योंकि हर एक जानवर गर्भ धारण किए हुए थोड़ी हो सकता है डेयरी फार्म पर, कुछ सूखे भी होंगे है ना, कुछ दूध दे रहे होंगे, तो उसमें गर्भावस्था कहां से होगी। अब बेल के लिए बात करें तो क्या पॉसिबल है, आप बोलोगे सर नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है बेटा, हम गर्भावस्था को यहाँ पर कंसर्ट नहीं करेंगे, अर्थात प्रेगनेंसी के हिसाब से प्रत्येक जानवर के लिए हम नहीं कर सकते। गर्भावस्था का किसके आधार पर कर सकते हैं, जिस गाय ने गर्भ धारण किया है, या जिस भैंस ने किया, या जिस बकरी ने किया, जिस भेड़ ने किया, अर्थात जिस भी मादा पशु ने गर्भ धारण कर रखा है उसके केस में उपरोक्त सभी हो सकता था। लेकिन यहाँ पर प्रत्येक जानवर लिख दिया है, ईच एनिमल की बात हुई है, इसलिए बेटा यह नहीं होगा।
आई होप आपको ये प्रश्न क्लियर हो गया बेटा। तो काफी अच्छा प्रश्न था। अब बच्चे क्या उपरोक्त सभी दिखा तो लगा देते फट से कि हाँ 2 तो है, तीसरा तो अपने आप होगा। लेकिन आप ध्यान से पढ़ेंगे, प्रत्येक जानवर की बात हुई है, और जब प्रत्येक जानवर की बात होगी तो भैया ऐसा संभव नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, चलो। तो ये आहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। पिछले 2-3 वर्षों से चारे के ऊपर काफी प्रश्न आ रहे, फोडर के ऊपर काफी मात्रा में क्वेश्चन आ रहे बेटा। तो फोडर के ऊपर वो क्या प्रश्न पूछ रहा है, चलो देखते हैं। ठीक है, तो चारे के ऊपर जो पहला प्रश्न हमें दिखाई दे रहा है, डीसीपी प्रतिशत सबसे ज्यादा होता है घास में होगा क्या, गेहूं के भूसे में होगा क्या? 2 ऑप्शन तो अपने आप कट गए, क्योंकि दोनों अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग चारे हैं। पशु के स्वास्थ्य की भी दृष्टि से, उत्पादन की भी दृष्टि से, और दलहनी की दृष्टि से। ये दो तो आदलहनी, और आदलहनियों में डीसीपी की मात्रा हमें पता है 0.5 से 1% होती है रेंज में। ठीक है, अलग अलग में अलग अलग होती बात अलग है, लेकिन रेंज में हम देखें तो इसी में होता है बेटा। और इनमें देखें तो 2 to 3% होता है। लेकिन जब ये सूख जाते हैं तो इनमें दोनों में डीसीपी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, चलो उसके बारे में बात करेंगे आगे। तो ये 2 ऑप्शन तो अपने आप हट गए बेटा, ये 2 ऑप्शन तो अपने आप हट गए। अब बात आती है कंपटीशन की बरसीम में और लुसर्न में। तो डीसीपी परसेंट अगर हम सबसे ज्यादा देखें, बरसीम में जो डीसीपी होता है वो क्रूड में अगर देखें तो 70 to 19% निकलता है, और सूखने पर देखें तो 8.5 निकलता है, और लुसर्न में अगर हम देखें तो 20% तक निकलता है। तो अब अंदाजा लग गया कि सबसे ज्यादा जो प्रोटीन होता है वो लुसर्न की हे में होगा। किसमें होगा? लुसर्न की हे में। इसलिए डीसीपी परसेंट सबसे ज्यादा किसमें होगा बेटा? लुसर्न की हे में होगा। ठीक है, चलिए आपको ये बात क्लियर हो गई बेटा? ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे इसी प्रश्न से। जैसे कि मैंने आपको इसमें से आने वाली बहुत महत्वपूर्ण साधारण जानकारी के साथ और भी एक्स्ट्रा जानकारी दी है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगी बच्चों। चलिए अब इसी कड़ी में हम आगे बात करें और आगे देखें इससे संबंधित और महत्वपूर्ण प्रश्न। किनसे संबंधित? तो चारों से संबंधित। तो आइए देखते बेटा चारे से संबंधित और महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए। तो जैसे हमें यह दिखाई दे रहा है, आ जाओ। ठीक है, चारे के लिए उपयोगी फसल। अब ऐसी फसल जिसका उपयोग किसमें किया जाए बेटा? चारे के लिए। ठीक है, विच क्रॉप इज सुटेबल फॉर हे, है ना, यहाँ पर हे लिखा है और यहाँ पर चारा लिखा है। इसलिए मैं अगेन फिर रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपने हिंदी और अंग्रेजी को साथ साथ नहीं पढ़ा तो आप अन्य विद्यार्थियों से 5 अंक पीछे हो जाएंगे। इसलिए जरूर ध्यान दे, जब आप हिंदी का ऑप्शन पढ़ रहे हैं तब अंग्रेजी को जरूर पढ़े। हो सकता है अंग्रेजी आपको आसान लगे, कुछ क्लू मिल जाए और आप उत्तर तक पहुंच सकते हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हे लिखा है। अब हे बनाने के लिए किसका यूज होगा? जय का तो होता है, विश्व में सबसे ज्यादा होता है, ये भी बेस्ट है, ये भी बेस्ट है, सभी तो बेस्ट है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। अर्थात हे बनाने के लिए जब हम बात करें तो सभी का उपयोग होता है। और हे क्या होता है? तो सूखी घास को हम क्या कहते हैं बच्चों? सूखी घास को हम हे कहते हैं। और हे बनाने के लिए अलग अलग स्थिति पर अलग अलग उत्तर हो जाएगा। सर्वोत्तम पूछे जाएगा तो हम कुछ और बताते हैं, विश्व में पूछा जाए तो कुछ और बताते हैं। ठीक है, इस तरह से प्रश्न भी आए जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सर्वाधिक पोषक मान वाला हरा चारा, मतलब ऐसा चारा जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा हो। अब देखो भैया 3 आदलहनी है, तो आदलहनी चारों में न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा होती है क्या? नहीं, रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ध्यान से लगाओ। क्या ज्वार, बाजरा और जय की कड़बी या हरा चारा भी अगर हम खिलाएंगे तो ज्यादा पोषण मिलेगा कि बरसीम? तो आप बोलोगे बरसीम। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा था बरसीम दलहनी चारा है और दलहन में प्रोटीन या पोषक तत्व ज्यादा होते हैं। और वैसे भी दुधारू गाय के लिए सर्वोत्तम चारा पूछा जाए तो दुधारू गाय के लिए सर्वोत्तम चारा तो यही है बेटा, बरसीम है। इसीलिए तो बरसीम को किंग ऑफ फोडर कहा जाता है। पर प्रोटीन की बात जब आती है तो लुसर्न इससे ज्यादा निकल जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया प्यारे बच्चों। तो ये बहुत पशु आहार अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत क्वेश्चन देके जाता है, इसलिए आपको इसको अच्छे से तैयार करना बेटा। किसी भी प्रकार की इसमें कमी हमें नहीं रखना है। मक्के का हरा चारा गुणवत्ता की किस श्रेणी में आता है? तो भैया ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। मैच फोडर ग्रीन कम्स अंडर द ग्रेड इन क्वालिटी। जब क्वालिटी की बात होती है तो जितने भी अदलहनी हरे चारे होते हैं वो निम्न श्रेणी में चले जाते हैं, लेकिन मक्का उन सब में बेस्ट नहीं होता, उन सब में बेटर नहीं होता, उन सब में लोएस्ट कैटेगरी में होता है। क्यों? क्योंकि आपने इन जनरली गाँव में देखा होगा कि सुना भी होगा कि हरी मक्का खिलाते हैं तो दूध उत्पादन घट जाता है।
डेफिनेटली घटता है। अगर आप भैंस को हरी मक्का ज्यादा समय तक खिलाओगे तो दूध उत्पादन घट जाता है। क्यों? क्योंकि दूध उत्पादन के लिए जो बेस्ट फीड होता है वो बरसीम होता है, और बरसीम को हमने रिप्लेस करके हरी मक्का खिला दी। अब हरी मक्का खिलाने से जो क्वालिटी में प्रोड्यूस होना चाहिए मिल्क वो नहीं होगा, और इसका लगातार सेवन कराने से पशु को बीमारी भी हो सकती है, ऐसा अनुसंधान कहता है। इसलिए निम्न श्रेणी में इसको रखा गया। किसको बेटा? मक्के के हरे चारे को। तो ऐसा रिसर्च कहता है कि इसकी जो क्वालिटी होती है वो लो होती है, ठीक है। इसलिए इसको भैया आंसर क्या आएगा? पुअर क्वालिटी का, जब वो ग्रीन स्टेज में, हरी स्टेज में है तब, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न आया था और इसका उत्तर आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते बेटा। गेहूं के भूसे में शुष्क पदार्थ की मात्रा। चलो भूसे की बात निकली है तो आइए भूसे के बारे में बात करते बेटा। भूसे से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर जितने भी भूसे से आने वाले प्रश्न हैं वो सब पर हम चर्चा करते हैं, स्ट्रॉ या भूसे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो गेहूं के भूसे को तुरी भी कहते हैं, याद रखना पहली चीज। दूसरी चीज, गेहूं के भूसे में ड्राई मैटर पूछा जाए, ठीक है। या भी सब गेहूं के बारे में बात हो रही बेटा। गेहूं के भूसे में ड्राई मैटर पूछा जाए आपको तो कितना होता है? 90%। फिर पूछा जाए गेहूं के भूसे में डीसीपी तो होती है 0%, ठीक। उत्पादन और उपयोग की दृष्टि से अगर पूछे कि उत्पादन एवं उपभोग की दृष्टि से, उत्पादन और उपभोग की दृष्टि से सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाला भूसा है तो वह है गेहूं का भूसा, याद रखना, ठीक है। और सर्वोत्तम पूछा जाए, ठीक है बच्चों, सर्वोत्तम भूसा पूछे आपसे कि सर्वोत्तम भूसा किसका है, तो हमें बताना है सर्वोत्तम जो भूसा होता है वो होता है जई का, उसके बाद जौ का, ठीक है। तो यह क्रम भी याद रखना है। तो ये काफी महत्वपूर्ण जानकारी है भूसों से बेटा। और किसके भूसे का क्षारीय उपचार किया जाता है? तो जो क्षारीय उपचार किया जाता है वो किया जाता है धान की पुआल का, ठीक है। क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये सब हमने नोट्स में डिटेल पढ़ रखा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है बच्चों। तो इन सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है, ये काफी महत्वपूर्ण जानकारी है। इन प्रश्नों के साथ हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी पढ़ रहे हैं जिनका सीधा सीधा संबंध हमारे एमपीपीएटी से है, और अभी हमारा फोकस सिर्फ एमपीपीएटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ही है। चलिए तो भैया गेहूं के भूसे में शुष्क पदार्थ अभी हमने बात करी, आई होप आप बता ही दोगे अब इसका उत्तर कितना होगा, तो 90% अर्थात 90% होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न बोल रहा है सीलिंग के बाद जो साइलेज तैयार करते हैं चारे में तो नाइट्रेट नाइट्रोजन के साथ क्या होता है, तो नाइट्रेट नाइट्रोजन क्या हो जाता है, घट जाता है। ये फैक्ट टाइप का प्रश्न है, फैक्चुअल प्रश्न है, तो आप इसको ऐसे कैसे याद रखेंगे बेटा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखें कि अदलहनी चारों में सर्वाधिक प्रचलित खरीफ का चारा। देखो भैया प्रश्न की भाषा देखो, अदलहनी हो पहली कंडीशन, फिर सर्वाधिक प्रचलित भी और खरीफ का भी हो, तो सीधी सी बात है खरीफ की फसल आप ढूंढ लो उत्तर अपने आप मिल जाएगा। गेहूं तो रबी का है तो ये खेल खत्म इसका बेटा। ज्वार जरूर खरीफ का है, जौ भी रबी का, जय भी रबी का। अब बचा क्या, ज्वारी तो बचा, सोरगम ही तो बचा, ठीक है। बात समझ गए बच्चों। तो खरीफ का अदलहनी चारों में सर्वाधिक प्रचलित है ज्वार। अब बात ज्वार की निकलती है तो ज्वार से कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं हमारे पास, ठीक है। ज्वार से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे हमारे पास, जैसे कि ये मान लीजिए बेटा ज्वार का पौधा है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मान सकते हो, मानने में हमारा कुछ नहीं जा रहा है। मान लिया हमने कि सोरगम प्लांट है, ठीक है। किसका प्लांट है बच्चों, सोरगम का प्लांट है, ठीक। इस तरह से यहाँ पर इसमें जकड़ा जड़ें निकल कर ऊपर आ जाती है। फिर हम देखते हैं इसमें इस तरह से लॉन्ग लीफ होती है, लंबी लंबी पत्तियां होती है, ठीक। इस तरह से इसमें लीफ से निकली रहती है भैया, और यहाँ पर इसमें दाने बन जाते हैं। चलो वो अब ये दाना अपने काम का नहीं है, जो काम का है वो है इसके रूट्स। तो इसके रूट्स की अगर हम बात करें, जड़ की अगर हम बात करें, तो इन जड़ में क्या बनता है, इन जड़ में बनता है बच्चों HCN, हाइड्रोसाइनिक एसिड, या इसी को हम धुरीन या प्रूसिक एसिड कहते हैं। तो संश्लेषण कहाँ होता है इसका, तो इसका संश्लेषण होता है जड़ों में, और यह किसके माध्यम से, यह जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से कहाँ पहुंच जाएगा, पत्तियों में पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा, पत्तियों में। तो HCN
या इसी को धुरीन या प्रुशिक अम्ल भी कहते हैं, इसी को धुरीन या प्रुशिक अम्ल भी कहते हैं, का एकत्रीकरण या एक्यूमुलेशन की अगर हम बात करें तो वह कहाँ होता है, तो एकत्रीकरण होता है पत्तियों में, ठीक है। और अगर इसको छोटी अवस्था में, नी स्टेज में, घुटने वाली अवस्था में अगर खिला दिया तो पशु की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उसमें क्या है, HCN हाइड्रोसाइनाइक एसिड है, जिससे पशु का रुमेन फूल जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए ज्वार को कभी भी आपने देखा होगा छोटी स्टेज में, घुटने वाली अवस्था में पशुओं को नहीं खिलाया जाता, ठीक है। कुछ ऐसी जातियां भी है क्या सर, बिल्कुल एक ऐसी जाति है जो बहुत फेमस है, सिरसा 20, ठीक है। इसमें HCN का निर्माण नहीं होता है, ठीक है, इसमें HCN का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपको बता दी। सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि HCN किस में पाया जाने वाला टॉक्सिक है, तो आपको बताना है ज्वार में। किस नाम से जाना जाता है, तो धुरीन और प्रुशिक अम्ल से। बनता कहाँ है, तो जड़ में। एकत्र कहाँ होता है, तो पत्तियों में बेटा। तो ये सारी बातें हमें याद रखना है, ये सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक है बच्चों। तो हम एक प्रश्न के साथ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी लेते चल रहे हैं। इसी क्रम में अगर हम बात करें इसकी, कपास की खली में तो गॉसिपाल, मूंगफली की खली में अफ्लाटॉक्सिन, और कपास की खली जब हम खिलाते हैं तो घी रवेदार हो जाता है, और जब हम मूंगफली की खली खिलाते हैं तो खिलाने से दूध उत्पादन बढ़ता है। इसलिए प्रश्न आता है कि उत्पादन और उपभोग की दृष्टि से कौन सी खली सर्वोत्तम है, तो मूंगफली की। और घी को रवेदार बनाना है या वसा को बढ़ाना है तो कौन सी खली है, तो उस परिस्थिति में हम बता देते हैं कि वो खली है मूंगफली की, ठीक है बच्चों। तो ये इस प्रश्न का उत्तर भी क्लियर हो गया। और हमें अगर नहीं भी पता होता तो सीधा हम यहाँ से खरीफ से देखकर बता सकते थे, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई, ठीक है बच्चों। चलो, तो अब हम आगे बात करें। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, पशु चारे में न्यूनतम वसा प्रतिशत क्या है, ठीक है। इससे पहले हम देख लेते हैं कि कोई हमारा प्रश्न तो नहीं छूट गया। चलिए, ठीक है, इससे पहले हम देख लेते बच्चों कि हमारा कोई प्रश्न तो नहीं छूट गया। एक सेकंड, जस्ट 1 मिनट, ठीक है। चलो, तो आदलनी चारा वाला हो गया बेटा। अब हमारे पास है, बिल्कुल नहीं छूटा था, ठीक है। पशु चारे में न्यूनतम वसा प्रतिशत। अब किसी भी चारे का नाम नहीं लिखा, ऑन एन एवरेज बात करी है तो आ जाएगा बेटा 2.5, ठीक है। पशु चारे में न्यूनतम वसा प्रतिशत होती है वो 2.5% होती है। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना याद रखना है कि पशु आहार में ऐसा चारा जिसमें न्यूनतम वसा होती है 2.5%, ठीक है। चलो, अगला प्रश्न, कौन सा एक फलीदार चारा है। देखो, ऐसा चारे के बारे में बात करना है जो फलीदार हो, ठीक है, पोड वाला हो, ठीक है। तो कांगो सिग्नल, ये बहुत बड़ा नया नाम था, घासे तो कभी नहीं होगी बेटा, ठीक है। अब ये दो में कंफ्यूजन, तो सुबबुल, बबुल तो सबने देखा है, और आपने देखा भी होगा नदी के किनारे गाय चढ़ती है तो बबुल बड़े चाव से खाती है, और वो फाफड़े होते हैं और उनके बीज तो दल में बढ़ जाते हैं। तो दलहनी की बात करी थी, और फलीदार चारा मतलब दलहनी चारा, अर्थात सुबबुल इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। पर कंफ्यूजिंग करने के लिए आपको कांगो सिग्नल भी दे दिया गया था, ठीक है। तो इस तरह से रहे तो थोड़ा हमें अपना पेशेंस दिखाकर उस चीज को समझना है, सोचना है बेटा, ठीक है। तो इस तरह के ऑप्शन आपको जरूर मिल सकते हैं, तो घबराना नहीं है, इस तरह के ऑप्शन आए। चलो, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न देखते बेटा, चारों से संबंधित में तो है आएगा। है में बात करें तो सबसे पहला प्रश्न जो हमारे पास आ रहा है वो ये कह रहा है कि कौन सी फसल घास बनाने के लिए सर्वोत्तम है। देखो, फसल बोला है घास बनाने के लिए, ठीक है, मतलब है मेकिंग के लिए बेस्ट क्रॉप। सर, हमने तो बरसीम भी पढ़ा है और जई भी पढ़ा है, तो इस परिस्थिति में हमें क्या लगाना भैया, फिर हमें लगाना है ग्रीन ओट जई लगाना है, ठीक है। बरसीम का भी उपयोग होता है, लोबिया का भी होता है, लुसर्न का भी होता है और जई का भी, लेकिन सर्वोत्तम शब्द ले गया है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा, ग्रीन ओट हरी जय, ठीक है बच्चों। इस तरह से अगर उत्तर आए तो आपको बता देना है, ठीक है। और है की अगर हम बात करें तो है बनाने के लिए ट्राइपॉड या तिपाई विधि का उपयोग किया जाता है, ये याद रखना। और है में नमी की मात्रा हमेशा 15 से 18% के आसपास होती है, इस चीज को हमें भूलना नहीं, याद रखना। बरसीम में अपरिष्कृत प्रोटीन की मात्रा होती है 17 से 19, अर्थात अपरिष्कृत प्रोटीन मतलब सीपी की बात हो रही है, क्रूड प्रोटीन की। और सूखी घास की जब हम बात करें, सूखी बरसीम की,
जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था वो होती है 8.5%। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये एक्स्ट्रा जानकारी भी हम साथ में देखते चल रहे हैं। बर्सिम को इजिप्शियन क्लोर कहते हैं, याद रखना, जिसका साइंटिफिक नेम है ट्राइफोलियम अलेक्जेंडिनम। यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, आप उसको भी याद रख सकते हैं। घासों को सुखाने की विधि सर्वोत्तम मानी जाती है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की थी। तो घासों को सुखाने के लिए ट्राइपोड मेथड, तिपाई विधि, इसमें इस तरह से ट्राइपोड बना लिए जाते हैं और उन पर घास को सूखने के लिए डाला जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें ट्राइपोड मेथड इसका सही उत्तर होगा। ट्राइंगल या ट्राइपोड या तिपाई विधि जिसको हम कहते हैं। इन जनरली गाँव में कपड़े या बिस्तर रखने के लिए हम जिस ट्राइपोड का उपयोग करता है उसी शेप में होता है। ठीक है बच्चों, चलिए है में नमी की अधिकतम मात्रा, तो हमें अधिकतम मात्रा 15% लगाना है। रेंज में आता है तो 15 to 18%। ठीक है, ये याद रखना, रेंज में आए तो 15 से 18%। ठीक है बच्चों, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो फैक्ट की तरह हम इसको याद रखेंगे। है में नमी की मात्रा होनी चाहिए 15 से 18%। आओ अगला प्रश्न देखते हैं। बरसीम के सूखे चारे में, देखो भैया जिसकी मैं बात कर रहा था बहुत देर से, वो प्रश्न की घड़ी आ गई। बरसीम के सूखे चारे की बात हो रही है, तो याद रखना ड्राई बरसीम फोडर में डीसीपी की मात्रा होती है 8.5%, अर्थात 8.5% होती है। पशु आहार में बहुत सारे क्वेश्चन फैक्ट पर, कुछ कॉन्सेप्ट पर आधारित है, जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। लूसर्न के चारे में पूछा गया है, तो लूसर्न के चारे की हम बात करें तो यह भी मैं बता चुका हूं, इसमें क्रूड प्रोटीन की अगर हम बात करें तो होती है 20%। ठीक है बच्चों, लूसर्न के चारे की हम बात करें तो इसमें कितना होता है, 20% होता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन के बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब बात करते हैं साइलेज। साइलेज होता क्या है? हरी फसल को फूल वाली अवस्था में काट कर गड्ढों में भरना या साइलों में भरना, ठीक है, साइलेज बनाना कहलाता है। और साइलेज बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्रिया होती है किण्वन। तो उसी तरह से यहाँ पर हमारे सामने प्रश्न आ रहा है कि अगर सही ढंग से साइलेज बनता है तो ठीक है, तो साइलेज का रंग अगर हल्का भूरा हो गया या सुनहरा पीला हो गया तो किसके कारण? जेंथोफिल होगा क्या, कार्बनिक अम्ल होगा क्या, केरोटीन के कारण तो पीला होता है। तो फिर क्या आएगा, केरोटीन और जेंथोफिल तो पीले रंग के लिए, ठीक है, तो सुनहरा पीला है, तो सर ये लगा दे क्या? नहीं बेटा, स्पेशल साइलेज के केस में हमें लगाना है फियोफाइटिंग। इट्स राइट आंसर इज फियोफाइटिंग। इसका सही उत्तर होगा कि साइलेज बनाने समय उसका रंग अगर हल्का भूरा या सुनहरा पीला हो रहा है तो उसके लिए जो वर्णक जिम्मेदार है वो वर्णक या वह तत्व है फियोफाइटिंग। प्यारे बच्चों समझ में आ गया, इसका सही उत्तर क्या आएगा? फियोफाइटिंग। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साइलेज से संबंधित। साइलेज बनाने के लिए फसल में नमी की मात्रा, चलिए तो मॉइस्चर की मात्रा पूछ रहा है। तो जब भी हम हरी अवस्था में बनाएंगे तो नमी तो होती है हरे चारों में, और नमी कितनी होती है हरे चारों में? हमको पता है 50%, और 50 से ज्यादा होती तो रसीले चारे, तो हरे रसीले चारे का ही उपयोग करना है क्या बनाने के लिए? साइलेज बनाने के लिए। तो 50 से तो सब नीचे एक ही दिख रहा है, इसलिए रटने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। 60 to 65% हो जाएगा। और अगर ड्राई मैटर पूछ लेता कि साइलेज बनाने के लिए चारे में ड्राई मैटर, तो होता 30 to 35%। शुष्क पदार्थ अगर पूछ लेता कि भैया साइलेज बना रहे हैं उस चारे में शुष्क पदार्थ की मात्रा बताओ, तो उस चारे में शुष्क पदार्थ की मात्रा होगी 30 से 35% और नमी की मात्रा होगी 60 to 65%। बच्चों ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। चलो आगे हम बात करते हैं, ठीक, इसी साइलेज से संबंधित और महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं और हम आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, साइलेज के लिए एक श्रेणी चलती है जिसके बारे में आप हमेशा पढ़ते हो, ठीक है। चलो तो श्रेणी में हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत पढ़ चुके हैं उसको, बस पर एक बार हम बात करेंगे एक्सीलेंट या बहुत अच्छी साइलेज की हम बात करें, बहुत अच्छी साइलेज, ठीक है, फिर अच्छी साइलेज या गुड, फिर संतोषजनक या ठीक ठीक, और फिर खराब साइलेज। तो ये 4 श्रेणियां दी है अमेरिकन डेयरी अनुसंधान ने, और ये मेनली पीएच के आधार पर 4 चीजें हमारे सामने निकल कर आती है, और उन्हीं पीएच के आधार पर हम बात करें तो बहुत अच्छी का होता है 3.5 to 4.2, क्या होता है ये? पीएच वैल्यू होता है। फिर बस कुछ नहीं करना है, उसको नीचे उतारते चलो भैया, ये आराम से याद हो जाएगा। फिर 4.5 से 4.8 हो जाएगा पीएच, और
यदि मोर देन 4.8 pH है, ठीक है, मोर देन कितना है 4.8, मोर देन कितना है 4.8 pH वैल्यू अगर है तो बच्चों ये खराब साइलेज हो जाएगा। तो यह चार्ट से भी हर वर्ष लगभग क्वेश्चन आता ही आता है और सबसे ज्यादा इन दोनों को पूछा गया है, तो आप इसको जरूर याद रखेंगे। इस तरह से हमें पूरा साइलेज का जो आने वाले प्रश्न है वो भी कवर हो रहे हैं और जो आए हुए प्रश्न है उनके माध्यम से हम और हमारी तैयारी को एक अंतिम स्तर पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, तो उसी तरह से बच्चों ये प्रश्न क्लियर हो गया। आगे हम बात करें बरगद की पत्तियों में, ये भी फैक्ट था, ठीक है, बरगद की पत्तियों में क्रूड फाइबर पूछा गया था, है ना, बनियान ट्री में फिकस बेंगालेंसिस में, याद रखना। हो सकता है बरगद का वानस्पतिक नाम पूछ लिया जाए आपसे, तो क्या है फाइकस बेंगालेंसिस, और इसमें क्रूड फाइबर और कच्चा रेशा इसकी पत्तियों में होता है 13.9, ऑलमोस्ट 14% के आसपास, ठीक है। तो हो सकता है वो 14 लिख दे अब, ठीक है, तो ये भी आपको 14 भी ध्यान में रखना है। 13.9 मतलब 14% बरगद का वृक्ष की पत्तियां, और ये किसको खिलाया जाता है, तो हाथी इसको खाना पसंद करता है ज्यादा। चलो आगे बात करते हैं, साइलेज बनाने के लिए कौन सी फसल उपयुक्त मानी जाती है। तो साइलेज बनाने के लिए कठोर तने वाली फसल, जैसे कि हमने परिभाषा में पढ़ते तो ज्वार और मक्का दोनों है कठोर वाला, बरसिम तो नहीं होगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं भी नहीं होगा, तो उत्तर फिर क्या होगा, राइट, मेज या मक्का। तो इस परिस्थिति में उत्तर क्या होगा बेटा, मेज या मक्का, जिया मेज, क्योंकि बरसिम बनाने का उपयोग होता है हे में, और मक्का में बात करें तो बेस्ट क्रॉप मक्का को मानते हैं, क्या बनाने के लिए, साइलेज बनाने के लिए, क्योंकि उसके तना कठोर होता है और ताकि उसका आसानी से कटिंग हो सके, और कुट्टी करके हम उसको छोटे छोटे टुकड़े करके ही तो गड्ढे में डालेंगे, इसलिए कठोर तने वाली फसल का उपयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों उत्तर फिर समझ गया आप, क्या होगा, मक्का, ये नहीं होंगे। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की अगर हम, तो शुष्क पदार्थ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। शुष्क पदार्थ मतलब किसी भी खाद्य पदार्थ से पानी को निकाल दिया जाए तो शेष बचा पदार्थ, पानी निकाल दे तो जो शेष बचा पदार्थ है वह क्या कहलाएगा, ड्राई मैटर या शुष्क पदार्थ। तो इसी से संबंधित हर वर्ष प्रश्न हमें लगभग आता ही आता है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो अलग अलग पशुओं को अलग अलग शरीर भार पर दिया जाता है शुष्क पदार्थ, ड्राई मैटर। जैसे कि हम बात करें गाय के लिए साधारणतः 2 से 2.5 किलो, लेकिन एक बार 2.5% पूछा था, तो ड्राई मैटर इंटेक 2.5% काऊ को दिया जाता है। बफेलो हाइब्रिड काऊ के लिए 3 kg, भेड़ और बकरी की अगर हम बात करें तो 3 to 4% या 3 to 4 kg। लेकिन स्पेशल केस है गोट के केस में, उसको ड्राई मैटर का रिक्वायरमेंट अन्य से ज्यादा होता है। जब वो उत्पादन कर रही है तो उसको 5 kg या 7 kg तक हम दे सकते हैं प्रति 100 kg बॉडी वेट गोट को। तो बकरी में ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी तेज होती है, इसलिए पाचन करने की क्षमता उसमें तेज होती है और डाइजेस्ट भी ज्यादा करती है, इसलिए ड्राई मैटर का जो रिक्वायरमेंट होता है सभी पशुओं में बकरी की ज्यादा होती है, याद रखना। चलो अगली बात करें हम इससे संबंधित प्रश्न की, तो हमारे सामने जो प्रश्न आ रहा है वो यह आ रहा है भैया कि 400 किलोग्राम शरीर भार वाली भैंस है कि भोजन में कुल शुष्क पदार्थ की मात्रा क्या होगी, ड्राई मैटर इज गिवन टू 400 kg बॉडी वेट ऑफ बफेलो। तो हमें कुछ नहीं करना भैया, पता है, सिंपल सी बात है, क्या पता है कि 100 kg बॉडी वेट पर हम भैंस को 3 kg ड्राई मैटर देते हैं, ठीक है, ये तो हमें पता है, सिद्धांत में पशु आहार में पढ़ा है। अब उसका भार यहाँ पर कितना बोल दिया, 400, तो 400 kg बॉडी वेट पर इन दोनों का हमेशा क्या होता है, गुणा होता है। सीधी सी बात याद रख लो, शुष्क पदार्थ और शरीर भार का गुणा कर दो, ड्राई मैटर निकल जाता है। तो शुष्क पदार्थ और शरीर भार मतलब 400 इंटू 3 अपान में क्या आ जाएगा 100, यहाँ पे 0 दिया है इसलिए आसानी से कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 3 12 kg ड्राई मैटर। बात समझ गए। लेकिन यहाँ पर तो शरीर भार दे दिया, अब वो बोल देता मुर्रा भैंस के लिए तो 450 होता है, फिर आपको पूछ ले कांकरेज के लिए तो 420 होती है। तो इसे शरीर भार कुछ प्रमुख नस्लों का याद रखना, हो सकता है नस्ल के नाम से पूछे तो हमें फिर बॉडी वेट कैलकुलेट करना है, ठीक है बेटा। तो भैंसों के लिए औसतन 500 के आसपास बात करनी है और काऊ के लिए हमेशा 400 से नीचे, समझ गए। चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा जानकारी थी, इस जानकारी की मदद से हम इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं और हमेशा वो बॉडी वेट देता है तो बहुत आसान प्रश्न होता है,
देख आंखों से आंखों में हो जाएगा, देखते देखते इसका हम उत्तर बता सकते हैं। जितना बॉडी वेट दिया है उसमें अगर भैंस की बात है तो 3 से गुणा कर दो, गाय की बात है तो 2.5 से गुणा कर दो, लिखने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट गुणा करके हम निकाल सकते हैं। इस तरह से इन प्रश्नों का हम उत्तर बड़ी आसानी से देख सकते हैं। 500 किलो वाली भैंस की बात करिए तो मैंने बताया अभी 100 पे 3 देते हैं, ठीक है बेटा। तो 500 पे कितना हो जाएगा, इनका गुणा हो जाएगा 500 इंटू 3/100, फिर 0 0 कैंसर, 5 का 3 बार टेबल पढ़ दो, 15 किलो 500 किलो शरीर भार वाली को शुष्क पदार्थ या ड्राई मैटर दिया जाता है। तो काफी आसान है, सरल है, बहुत इजी प्रश्न है बेटा। बस आपको अगर प्रिंसिपल इनके पता है आहार देने के तो आप बिल्कुल ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो, ठीक है बच्चों। बस हो सकता है वो नाम लिख देगा तो फिर हमें सभी पशुओं का बॉडी वेट पता होना चाहिए, लेकिन इसमें भी आपको घबराना नहीं है। फेमस का 2-3 का भारी का और गाय में भी 2-3 भारी का क्या याद कर लेंगे, बॉडी वेट। बकरियों की बात आई भैया, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भारतीय बकरियों में शुष्क आहार की आवश्यकता उसके शरीर भार की कितने प्रतिशत होती है। गाय की बात करें तो 2.5%, भैंस की बात करें तो 3%, लेकिन बकरियों की बात करें तो 3 to 4% होता है, मतलब 3 से 4 किलो प्रति 100 पर खाती है। मैंने अभी आपको बताया क्यों, क्योंकि बकरियों में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, उपापचय क्रिया होती है, वो तीव्र होती है, इसलिए उनके ड्राई मैटर की रिक्वायरमेंट भी अधिक होती है, ठीक है। पर बकरियां जब उत्पादन करती है तो 5 किलो प्रति 100 किलोग्राम शरीर भार से शुष्क पदार्थ की गणना के लिए उनको दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही आसान सुंदर प्रश्न जो कि पूरे पशु आहार को सम्मिलित रूप से शामिल करते हुए हमने देखे, जिनका MPPAT परीक्षाओं में आने और आए हुए प्रश्न, जिनका बेसिक और लेवल से सारी चीजें हमने देखी, जो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।